Hi guys, this is our first lecture about the modern history, the revolt of 1857. I hope you all doing well. And now I am your friend Nagesh Patil. Support to you, encourage your knowledge. हम यहाँ आज हमारा टॉपिक है 1857 का रिवोल्ट, उसके जो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं, क्या क्या कारण हुए थे, क्यों क्यों हुआ था, और उसके बाद जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके जो क्या कॉजेज थे, फिर उसके बाद पॉलिटिकल कॉजेज, ठीक है, उसके बाद आपके ये कॉजेज इकोनॉमिक कॉजेज आ रहे हैं, उसके बाद आपके हो गए सोशल कॉजेज, रिलीजियस कॉजेज, एडमिशन कॉजेज, ये सारी चीज़ें आपको मिलिट्री कॉजेज, ये सारी चीज़ें हमारे यूएसएससी के क्लासेस पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्लासेस आपके लिए जाएंगे। और मैं नागेश पाटिल आपका मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर सारे आपके क्वेश्चंस और ये लेक्चर्स लेने के लिए हूँ यहाँ पे। तो चलो बच्चों, हम शुरू करें हमारा जो लेक्चर है। तो लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम बच्चों की देखिए, आप देख लीजिए पहले कि ब्रिटिश इंडिया का जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का हमारा जो मैप था वो थोड़ा आप देख लीजिए। अब कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल कॉजेज पे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक कॉजेज पे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मिलिट्री, देन आफ्टर सोशल एंड देन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। तो पॉलिटिकल कॉजेज के अंदर सबसे पहले तो पॉलिटिकल कॉजेज क्या क्या थे, ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनी जिसके कारण से हम उसको पॉलिटिकल कॉजेज बताते हैं, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस पर डिस्कस करेंगे। और कुछ लोग इसे सिपाही म्यूटनी भी कहते हैं, इस रिवोल्ट को। विनायक दामोदर सावरकर जैसे हमारे स्वातंत्र्य सेनानी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फाइटर जो थे स्वातंत्र्य सेनानी, उन्होंने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का दर्जा दिया हुआ है। तो इसके बारे में क्या तथ्य है, क्या फैक्ट है, हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ द ओरिजिनली रेजिस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट्स कॉल्ड द रिवोल्ट। ये रिवोल्ट का सबसे बड़ा कारण था कि अपने बगावत, जिसे हम बोलते हैं कि बगावत की बू आ रही है, तो ये बगावत की बू जो आ रही थी, दैट्स द रीज़न कि ये क्लासेस ये लेक्चर्स ये रिवोल्ट हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल कॉजेज। तो इसके अंदर आता है ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशंस। द पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट वेर द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये ऐसी पॉलिसी थी जहाँ पे आपका बायोलॉजिकल हेड यानी कि आपका खुद का संतान नहीं होता है, तो वहाँ सीधी तरह से कंपनी का शासन लागू कर दिया जाएगा और वहाँ पे दत्तक पुत्रों को अलाउ नहीं करेगा। और इसकी सबसे पहले एनेक्सेशन हुआ था इसके अंदर सतारा का, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इस रिवोल्ट के अंदर बहुत ही अच्छे से लड़ी थी और वीर गति को प्राप्त की थी। तब इस रिवोल्ट के वक्त उनका एक फेमस स्लोगन था, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। ठीक है, पॉलिटिकल कॉजेज के अंदर दूसरा कॉजेज आता था, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर क्या था कि लॉर्ड डेलहाउसी जो थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज थे। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज की हम बात करें तो बेटा सबसे पहले हम सोशल और रिलीजियस कॉजेज की अगर बात करें तो सबसे पहले आते हैं कि हम जाते हैं 18 से 13 के इसके अंदर क्या बोलते हैं 1837 के चार्टर्ड एक्ट के अंदर जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों तो 1813 का जो आपका ये था, तो उसके अंदर सोशल क्लॉजेज के अंदर सबसे पहले आया था, सबसे पहले 1813 के अंदर पास हुआ आपका चार्टर्ड एक्ट। तब ब्रिटिशर्स पहली बार क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना शुरू किया। इससे पहले अगर बात करें तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी
ओरिएंटेशन पॉलिसी, वह अपने कल्चर और लिटरेचर को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, अंडरस्टैंड कर रहे थे। 1784 के अंदर एशियन सोसाइटी ऑफ बंगाल बनी और इंडियन लिटरेचर को ट्रांसलेट करने का काम स्टार्ट हुआ 1784 में। उसके बाद उसके बाद 1813 के चार्टर पेड की विशेषता क्या थी कि उस वक्त 1 लाख रुपीस स्पेंड ऑन मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, डिसाइड किया गया कि यह दो चीज़ें थी कि 1 लाख रुपए हम एजुकेशन पे क्यों खर्च कर रहे हैं, उसके लिए 2 चीज़ें डिसाइड हुई थी। एक चीप क्लerical स्टाफ विद इन इंडिया हमें मिल जाए, और सीनियर ऑफिसर जो थे जैसे कि जीजीआई हो गए, उस तत्कालीन जीजीबी गवर्नर जनरल बंगाल, वो सारी चीज़ जो थे ऑफिसर्स कैडर्स इंग्लैंड की होगी, और क्लरिकल स्टाफ हमारे इंडिया से नियुक्त किया जाए। ठीक है, अब मॉडर्न कोर्सेज के अंदर जब ये लागू हुआ कि चलो हम चार्टर्ड एक्ट लागू करते हैं, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम लाते हैं, तो उसके 2 पार्ट थे, एक एंग्लिस्ट और एक थे ओरिएंटिस्ट। एंग्लिश जो बोलते थे कि हम इंग्लिश को प्रमोट करें, और ओरिएंट्स कहते थे प्रादेशिक भाषा में हम मॉडर्न एजुकेशन प्रमोट करें। और 1935 में लॉर्ड मैकॉले आए, उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर मॉडर्न एजुकेशन शुरू की जाए। लॉर्ड मैकॉले जो लॉ मेंबर थे और वो मॉडर्न एजुकेशन के जनक भी थे, और साथ साथ मॉडर्न लीगल सिस्टम को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उनका एक फेमस सेंटेंस था जो बोलते थे, आई वॉन्ट इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट यूरोपियन इन अ टेस्ट। मैं उनके रंग रूप बदल नहीं सकता, वो रंग रूप से तो हिंदुस्तानी, पर उनका टेस्ट मैं बना दूंगा अंग्रेजों का। पहली बार क्रिश्चियन मिशनरी आई, और क्रिश्चियन मिशनरी क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने गए। और उसी के साथ साथ 1829 के अंदर राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर सती प्रथा को बैन किया। विलियम बेंटिंग तब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, बाद में वो बने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और 1856 के अंदर एक महत्वपूर्ण और घटना होती है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से तत्कालीन बंगाल स्टेट के अंदर लॉर्ड डेलहाउसी ने विडो रीमैरिज को लीगलाइज कर दिया, और ये जो 1856 में ये हुआ, बाद में वो पूरे हिंदुस्तान में भी लीगलाइज्ड हो गया। 1856 में दूसरा एक महत्वपूर्ण एक्ट आया जिसको हम रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट कहते हैं। अगर समवन कन्वर्ट देयर रिलीजियस, यानी कि उनकी सिविल राइट्स जो थे, अगर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं तो उनका सिविल राइट जो था वो कभी वंचित नहीं किया जाएगा, उनको वो सिविल राइट्स उनके दिए जाएंगे। अब इकोनॉमिक कॉसेस की हम बात करें बच्चों, ठीक है, तो इकोनॉमिक क्लास के अंदर सबसे पहले आता है न्यूलैंड रेवेन्यू सिस्टम्स। न्यूलैंड रेवेन्यू सिस्टम्स के अंदर क्या दिक्कतें थी, तो कि सबसे पहले था परमानेंट सेटलमेंट, जहाँ जमींदार के साथ सेटलमेंट हुआ था, फिर हुई थी रैयतवारी सेटलमेंट, उसके बाद आया था महालवारी सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1793 में। किस रीजन में हुआ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में वो हुआ था। इनको लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और इसका जो रूपरेखा तैयार की थी वो थी सर जॉन शॉर ने। रैयतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई 1820 में, जिसके अंदर ये कहाँ लागू हुई, किस रीजन में? मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और खास करके साउथ इंडियन की कुछ प्रेसिडेंसीज थी, वहाँ पे ये लागू की गई। इसको लागू किया था गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग ने, और ये प्लान जो था वो प्लान था थॉमस मुनरो गवर्नर का। फिर तीसरा था महालवारी। महालवारी सिस्टम, महालवारी मतलब क्राउड ऑफ विलेज,
तो वहाँ ये सिस्टम कुछ 200-300 गांव का विलेज हो इकट्ठे होके, तो वहाँ पे ये सिस्टम लागू की गई थी। ये भी अगेन इसको लागू की थी लॉर्ड एस्टिंग ने। और ये जो था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के अंदर थी, गंगा वैली में थी, पंजाब एंड पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया में ये थी। वेर फार्मर वर फोर्स्ड टू ग्रो कैश क्रॉप्स, देयर वाज सफ फूड शॉर्टेज एंड फेमिना। ये जो आप सेंटेंस देख रहे हो, ये ड्राइंग, तो इसके अंदर अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स थे वो वही फसल लगाने के लिए बोली जाती थी जो उनके लिए रॉ मटेरियल थी, जिसके कारण से हमारे यहाँ फेमिना हुआ, जिसके कारण से हमें भूखमरी की परिस्थिति का सामना करना पड़ा। अब उसी दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना वहां पे बन रही थी। घटना ब्रिटिश के अंदर हुई, ब्रिटेन के अंदर। वहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ शुरू हुआ, सिविलाइजेशन वहाँ पे शुरू हुआ। तो वहाँ के जो कारोबारी थे, जो बिजनेस पर्सन्स थे, बिजनेस टाइकून्स थे, उन्होंने देखा कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के साथ ट्रेड करने का परमिट क्यों, हमें भी मिलना चाहिए, हम भी कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ की जो संसद थी, उस संसद के अंदर इन्होंने तय किया कि हम इसे अब मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की हटा देंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली इतनी जल्दी तो हटने वाली थी नहीं। उसके लिए भी जैसे हमारे आगे अब आप सीखोगे पी क्यूब फॉर्मेट सीखोगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर, तब आप देखोगे कि किस तरह वहाँ से हुआ है, क्या सिस्टमेटिक वहाँ पे हुआ है। अब अंग्रेज जो थे वो चीपेस्ट रेट से हमारे पास से माल खरीदते थे, परचेस करते थे, और वो माल परचेस करके वो सेंड करते थे बेचने के लिए ब्रिटिश। तो उनका मुनाफा वहाँ हायर रेट्स में बेचते थे, तो वहाँ मुनाफा ज़्यादा होता था। तो यहाँ हमारे जो हैंडलूम कारीगर्स थे, हमारे जिस फील्ड में जो लोग थे, उन लोगों को उसका लॉस होने लगा। उसके बाद आया सब्सिडरी अलायंस। इसके बीच एक घटना होती है सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस के अंदर हमारे जो हैंडलूम कारीगर्स थे, हमारे जो राजा महाराजा के यहाँ काम करते थे, तो वहाँ एक ऐसी संधि हुई कि राजा अपना खुद का लश्कर नहीं रख सकता था। तो अपना खुद का लश्कर नहीं रख सकता था, दैट्स द रीज़न कि मैं यानी राजा हूँ, तो मैं अपना लश्कर नहीं रख सकता, तो उसके लिए मुझे अंग्रेजों के शरण में जाना। अंग्रेज सिर्फ इन सब चीज़ों पे ध्यान देते, वो इंटरनल अफेयर्स के अंदर भी वो आने लगे। तो जिसके कारण मुझे दूसरे राज्य के साथ कुछ व्यवहार करना है, तो उसके अंदर भी मुझे अंग्रेजों के साथ बात करनी पड़ती थी। दैट्स द रीज़न। क्या हुआ फिर कि बेरोजगारी फिर बढ़ी। इकोनॉमिक कॉजेज के अंदर आ गया कि आपकी बेरोजगारी बढ़ जाती है। ठीक है, फिर आपका आता है सोशल कॉजेज पे, हमने डिस्कशन कर लिया ऑलरेडी। रिलीजियस कॉजेज पे हमने बोला कि हिंदू एंड मुसलमान अपना धर्म परिवर्तन करते हैं, क्रिश्चियनिटी अपनाते हैं, तो उनको एक जो एक्ट बताया मैंने, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856, अगर समवन कन्वर्ट देयर रिलीजन्स, तो उनके सिविल राइट्स को आँच नहीं आएगी, पिता उसको अपनी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें उसमें है। अब दूसरा था कि हाई पोस्ट ऑफ जो थी एडमिशन क्वेश्चन, हाई ऊपर लेवल की जो पोस्ट थी, तो उसके अंदर हिंदुस्तानियों को अलाउ नहीं था। तो हमारी हिंदुस्तानी जनता थी, हमारे हिंदुस्तानी सैनिक थे, वो फ्रस्ट्रेट थे उस चीज़ से रिगार्डिंग। और एक इमीडिएट कोज इसके अंदर था कि उस वक्त हमने रॉयल एनफील्ड राइफल लाई,
और रॉयल एनफील्ड राइफल के अंदर कारतूस के अंदर गाय की और सूअर की चर्बी थी। अब गाय की चर्बी थी तो अब हिंदुओं के लिए वो वर्जित था, और सूअर थी तो वो मुसलमानों के लिए वर्जित था। तो इसके रीज़न से वहाँ पे ये नहीं हो पाया कि ये इमीडिएट कोज के अंदर कोजेज है कि हम कर पाए। द इंडियन सिपाही वर deprived of the high salaries and promotions. The highest post of an Indian was that of the सूबेदार। हमें ऊपर की लेवल की रैंक, जैसे आज के रैंक में कर्नल, जैसे कि हम शुरू करते हैं लेफ्टिनेंट से शुरू करते हैं, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, मेजर के होता है लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल। तो ये पूरी जो एक रैंक है, इस तरह की जो उस वक्त की रैंकिंग सिस्टम थी, उसके अंदर हमारे सैनिकों को प्रमोशन नहीं मिलता था और सैलरी भी उनकी कम दी जाती थी। हमारी लास्ट पोस्ट थी यहाँ पे सूबेदार। अब इमीडिएट कोजेस के अंदर जब हमने बोला कि गाय की चर्बी और ये सब था, तो हमारे मंगल पांडे जी ने बैरकपुर के अंदर कलकत्ता के पास एक जगह है जहाँ पे सिपाही विद्रोह शुरू कर दिया, और मंगल पांडे जी ने कारतूस लेने से मना कर अपने अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी, जिसके कारण उनको फांसी की सज़ा हुई और मंगल पांडे उस तरह पहले शहीद बने इस पूरी लड़ाई के। अब वहाँ मंगल पांडे जी को फांसी हो गई है। यहाँ इकोनॉमिक कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस की वजह से अंदर प्रॉब्लम्स है। पॉलिटिकल कॉजेस में एक कॉजेस था पेंशन अबोलिस्ट। नाना साहेब पेशवा, जिनका ओरिजिनल नाम था ढोंडू पंत, उनको पेंशन के अधिकार से वंचित कर दिया था। उनके खास साथी, उनके तात्या टोपे जी को के साथ उन्होंने इस रिवोल्ट के अंदर पार्ट लिया। अब आउटब्रस्ट था, तो ऑन 9 मई 1857 सम सिपोज इन मेरठ रिवोल्ट अगेंस्ट देयर ब्रिटिश ऑफिसर्स। ये लोग कर देते हैं, लड़ाई डिक्लेयर कर देते हैं अपने ब्रिटिश से। देयर क्राइम्स, दिस ट्रूप्स हैड रिफ्यूज टू लोड देयर राइफल्स विद द न्यू कार्टिज। एंड जो इमीडिएट कोर्स की जब बात की हमने कर लिया, इसका हमने बात कर लिया था। सिपोही मार्च, और यहाँ से बात, ये जो सिपोही थे ये मार्च करते हैं दिल्ली की ओर, और बहादुर शाह जफर को हमारा एम्पायर डिक्लेयर करते हैं कि मुगल एम्पायर है और वो इस लड़ाई के लीडर भी है, उनको डिक्लेयर करते हैं। अब इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ हुआ, ये कहाँ कहाँ फैला है, तो ये आप देख सकते हो रिवोल्ट कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो मेरठ यहाँ दिख रहा है आपको, दिल्ली, अवध, कानपुर, झांसी, कलकत्ता, यहाँ पे ये रिवोल्ट के मेन सेंटर थे, आप यहाँ देख सकते हो। ग्वालियर भी था एक सेंटर, ठीक है। झांसी देख लीजिए, ये था। और ये रिवोल्ट की सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे किसान जो थे, यानी कि पीसेंट्स, फार्मर्स जो थे, वो सिपाही भी थे, और जो यूनिफॉर्म में बैठा किसान है वो एक्चुअल में किसान भी था। तो यहाँ कॉमन पीपल जुड़ते गए इस रिवोल्ट के साथ, ठीक है। अब इस रिवोल्ट के सबसे बड़ी बात है आउटकम्स, हम देखते हैं कि इसके अंदर दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे सेकंड, उन कानपुर से थे नाना साहेब एसोसिएटेड बाय तात्या तोपे एंड अजीमुल्ला खान, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थे, बरेली से खान अब्दुल खान थे, बिहार, बनारस एंड इलाहाबाद से, बिहार से कुंवर सिंह एंड बनारस एंड इलाहाबाद से अमर सिंह थे, ये मेन थे। अब हमारे इस रिवोल्ट को कॉजेज ऑफ फेलियर्स के हम डिस्कस करें तो ये रिवोल्ट पूरे हिंदुस्तान का रिवोल्ट नहीं था, ठीक है। ये रिवोल्ट पूरे हिंदुस्तान का रिवोल्ट नहीं था, पहली बात। ये कुछ लोग जो अंग्रेज शासन से परेशान थे,
जो अंग्रेज शासन से उनकी सुविधाओं से वंचित थे वही लोग इनके साथ जुड़े थे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं थे। और ये रिवोल्ट, ये रिबेल जो था, ये नर्मदा, बियॉन्ड द नर्मदा रिवर, इवन नॉर्थ राजस्थान, पंजाब एंड सिंध रेमेन क्विस्ट। जहाँ पे नर्मदा रिवर के साइड के, जैसे कि महाराष्ट्र के कुछ हिस्से हो गए, गुजरात हो गया, राजस्थान के कुछ हिस्से हो गए, पंजाब एंड सिंध के कुछ प्रांत हो गए, ये इस रिवोल्ट के अंदर बिल्कुल शांत थे। ठीक है। अब और इस रिवोल्ट का इम्पैक्ट क्या आता है? इस रिवोल्ट का इम्पैक्ट ये आता है कि 1857 का रिवोल्ट के बाद 1859 के अंदर सारा रिवोल्ट शांत हो जाता है, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से ये शासन सीधा रानी के हाथ में, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ के हाथ में आ जाता है। क्वीन एलिजाबेथ। अब इसको चलते हैं। आउटकम, द रिवोल्ट वॉज कम्प्लीटली सप्रेस्ड एंड क्रश्ड बाय द जुलाई 1858। बहादुर शाह जफर सरेंडर टू द ब्रिटिश, और उनको म्यांमार, यानी कि आज का जो म्यांमार है, वहाँ पे उनको जेल होती है, वहाँ पे उसे कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ द रिवोल्ट: लोकलाइज्ड, पुअरली ऑर्गेनाइज्ड, ब्रिटिश हैड बेटर रिसोर्स देन द रिबेलर्स, feudal in a character, leaders lacked military skills or no unity. The native prince did not join the revolt. Major impact of the revolt की हम बात कर लें तो major impact of revolt के अंदर the revolt was the first efforts toward the freedom and independence. ये हमारी आज़ादी के लिए पहला प्रयत्न था, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, और कुछ लोग इसे सिपाही म्यूटनी भी कहते हैं। People from different part of the India fought together against a common enemy. ठीक है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया फ्रॉट टुगेदर एंड अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी, दैट्स द ब्रिटिश। द ब्रिटिश जस्ट कंसिडर इट टू बी अ मेयर मिलिट्री रिवोल्ट। कुछ लोग इसको सिपाही म्यूटनी भी कहते हैं। इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट: द कंट्रोल ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ये रहा इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट। द कंट्रोल ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन, यानी कि क्राउन रूल आ जाता है, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्वीन विक्टोरिया बिकम द एम्प्रेस ऑफ द इंडिया। गाइस, कैसा रहा लेक्चर्स? और इस लेक्चर्स के अंदर क्या क्या कमियां रही है ये आप हमें बता सकते हैं। आपके सजेशंस वेलकम है, और इस लेक्चर्स को हम बहुत जल्द अपलोड कर देंगे, और नेक्स्ट लेक्चर्स को आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। ठीक है। थैंक यू गाइस वॉचिंग माय लेक्चर।